नमस्कार दोस्तों, टुडे वी विल टॉक अबाउट द एमबी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जैसा कि हम पिछले वीडियो में एमबी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात कर रहे थे, आज उसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे एनर्जी और मोमेंटम की फॉर्म में। तो जो हमने एमबी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की जनरल फॉर्म जो हमने ड्राइव की थी, उसमें हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था एन आई इट इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई रेज्ड पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू ई आई। इसमें जो एन आई है इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन आई इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in a particular cell. GI it is the number of cells, and alpha and beta these are the constant terms and values of these constant has to be determined. And EI it is the energy of the molecules. तो सबसे पहले हम इवेल्युएट करते हैं, दैट इज द इवेल्युएशन ऑफ GI, दैट इज द नंबर ऑफ सेल्स। कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ सेल्स, इस चीज को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। जनरली हम ये लिखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है E, इट इज इक्वल टू हाफ mb स्क्वायर। यदि हम इसको m से मल्टीप्लाई कर दें और m से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2m। m इंटू बी मोमेंटम होता है तो इट कैन बी रिटन एज p स्क्वायर अपॉन 2m। तो जो एनर्जी है उसको p स्क्वायर अपॉन 2m जो है वो लिखा जा सकता है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको यदि हम मोमेंटम की फॉर्म में चेंज करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं NP इट इज द फंक्शन ऑफ मोमेंटम, मीन्स इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ देयर मोमेंटम। GP नंबर ऑफ सेल्स इन टर्म्स ऑफ देयर मोमेंटम, e रेज़्ड टू पावर अल्फा प्लस बीटा, और जो एनर्जी है उसको हम लिखते हैं p स्क्वायर अपॉन 2m। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं GP दैट इज द नंबर ऑफ सेल्स, E को हम ऊपर ले गए e रेज़्ड टू पावर माइनस अल्फा और साथ में e रेज़्ड टू पावर माइनस बीटा p स्क्वायर अपॉन 2m। जो दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर में थी उनको हमने ऊपर लिख लिया। इसमें ये जो NP है इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द मोमेंटम इन द इंटरवल। हम ये मान सकते हैं कि मान लो p माइनस हाफ से लेकर के दूसरा जो इंटरवल है p प्लस हाफ के बीच में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इस मोमेंटम रेंज में लाई करने वाले, उनकी वैल्यू जो है हमने NP से रिप्रेजेंट की है। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स lying between P and P प्लस dp। यदि हम ये मान लें कि जिसका मोमेंटम P है और दूसरा जिनका मोमेंटम P प्लस dp है, उनके बीच में कितने मॉलिक्यूल्स, मीन्स कितने मॉलिक्यूल्स हैं गैस के जो P और P प्लस dp मोमेंटम रेंज के बीच में लाई करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था वहीं से NP को हमने मल्टीप्लाई कर दिया dp से, ये हो गया NP dp। यहाँ पे इट इज GP और ये e रेज़्ड टू पावर माइनस अल्फा था और e रेज़्ड टू पावर माइनस बीटा p स्क्वायर अपॉन 2m, साथ में dp जैसा एक्सप्रेशन था। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं GP इंटू dp को आगे लिख दिया e रेज़्ड टू पावर माइनस अल्फा और e रेज़्ड टू पावर माइनस बीटा p स्क्वायर अपॉन 2m, और सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें यहाँ पे ये जो GP इंटू dp है, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं ये निकालने हैं। तो इस नंबर ऑफ सेल्स की हम पहले भी बात कर चुके हैं एक लेक्चर में। यदि हम इसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि मान लीजिए ये हमारे पास मोमेंटम स्पेस है
दिस इज पी एक्स, ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी जेड। और यहाँ पे ये एक मोमेंटम स्पेस में ये विथ रेडियस p। तो जो दूसरा इंटरवल होगा p प्लस dp के साथ, तो ये दूसरी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू जो है दिस इज p प्लस dp। तो बेसिकली ये जो थिकनेस है दिस इज dp। तो हम ये निकालना चाह रहे हैं कि ये जो रेंज है ये वाली dp की, इस dp वाले इंटरवल में, dp वाले मोमेंटम इंटरवल में कितने नंबर ऑफ सेल्स है। तो जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे जीपी डीपी इन द मोमेंटम रेंज डीपी, उसको यदि हम फाइंड आउट करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं dx dy dz, इट इज अ वॉल्यूम इन पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड वॉल्यूम इन मोमेंटम इट इज dpx dpy एंड dpz, और इट इज डिवाइड बाय h नॉट क्यूब। एक सेल का जो वॉल्यूम होता है वो h नॉट क्यूब होता है, तो इसे डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम अपॉन दिस। तो पोजीशन स्पेस dx dy dz का जो मोमेंट वॉल्यूम है वो b आएगा, और ये हमारे पास हो गया h नॉट क्यूब। और मोमेंटम स्पेस dpx dpy dpz ये हमने पिछले लेक्चर में जो है वो ड्राइव किया था, और इसकी वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट करके आपको बताई थी। आप पिछली मेरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो 4 पाई बी पी स्क्वायर इंटू डी आती है, यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां से हमारे पास ये हो गया इट इज जीपी इंटू डीपी, इट इज द नंबर ऑफ सेल्स। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके यदि हम लिखते हैं तो ये यहाँ पे ये बी नहीं होगा, सिंपली 2 पाई पी स्क्वायर इंटू डीपी। तो ये हो जाएगा 2 पाई बी और ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन एच नॉट क्यूब इंटू डीपी। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को यदि हम पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 ये है सामने आपके पास। तो यहां से हो जाएगा नंबर ऑफ सेल्स एनपी डीपी इट इज इक्वल टू, ये जो जीपी डीपी थे इसकी जगह पे इसको पुट करेंगे, ये हो जाएगा 4 पाई बी पी स्क्वायर अपॉन एच नॉट क्यूब, और साथ में हमारे पास था ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा, साथ में था ई रेस्ट पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर अपॉन 2m, और साथ में dp। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। तो जो हमारे पास एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था सिंपल में, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द इंटरवल ऑफ p। मगर ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इसमें जो अल्फा है और बीटा है, वो जो दो कांस्टेंट्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे अपनी मर्जी से, उन कांस्टेंट्स की वैल्यू को हम निकालेंगे और इसमें जो है वो पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें पुट करेंगे। तो आगे की डेरिवेशन मैंने पहले से यहाँ पे कर रखी है, यहीं से हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा जो दो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू को निकालेंगे। देन द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यदि हम टोटल निकालना चाहें तो 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे। एनपी डीपी जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डीपी रेंज में लाई करते हैं, उनको 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक मोमेंटम की जो पॉसिबिलिटी है उसमें इंटीग्रेट करें। एनपी डीपी की क्वेश्चन नंबर 2 से जो वैल्यू अभी ऊपर निकाली थी, उस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये इसकी कंप्लीट वैल्यू आ गई। यहां से क्योंकि हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डीपी, तो कांस्टेंट टर्म्स हमने बाहर निकाली, 4 पाई बी ई रेज्ड पावर माइनस अल्फा एच नॉट, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इनको बाहर निकाल लिया। और जो p वाली टर्म रह गई 0 टू इन्फिनिटी, एक ये है पी स्क्वायर, और ई रेज्ड पावर यहाँ भी पी स्क्वायर बाय 2m है, और ये dp, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला ये है कि 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई रेज्ड पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, यदि हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन होता है तो इसकी इंटीग्रेशन जो है 1/4 इंटू पाई अपॉन ए क्यूब रेज्ड पावर 1/2 के बराबर होती है। तो ये वाला जो केस है हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, कंपेयर करें तो यहां पे हमारे पास जो a है, a की वैल्यू यदि आप यहां से देखें माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो पी स्क्वायर है, तो a की वैल्यू जो है इट इज बीटा अपॉन 2m। तो सिंपल इस फॉर्मूले में a की वैल्यू की जगह बीटा बाय 2m लिख देंगे, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है ये आ गया इस फॉर्मूले से 1/4 पाई, और a की जगह पे आ गया बीटा बाय 2m
क्यूब। तो ये हमारे पास n की जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये 4 जो है इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाले पाई, ये पाई की टर्म है रेज़ टू पावर 1/2। इस पाई को हम यहां ले जाएं तो ये जाएगा पाई 3/2। तो ये b रेज़ टू पावर माइनस अल्फा h क्यूब, ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 पाई m और अपॉन बीटा रेज़ टू पावर 3/2। और यहां से क्योंकि हमें e ये निकालना है तो इसको इस तरफ रहने दिया, बाकी उस तरफ ले गए, तो NH क्यूब अपॉन b और ये बीटा बाय 2m। तो ये जो हमारे पास e माइनस अल्फा की वैल्यू आई है, इस e माइनस अल्फा की वैल्यू को यदि हम इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने ऊपर लिखी थी उस इक्वेशन में पुट करें तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा NPDP, ये टर्म पहले से थी और यहां पे ये वाली वैल्यू जो है हमने e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा की जगह जो है वैल्यू पुट कर दी, ये पहले से थी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम रीअरेंज करके लिखने की कोशिश करें, ये b और ये b जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये h0 क्यूब, ये h0 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पाई, ये n रह गया 4 पाई बाई n, ये बीटा बाय 2 पाई m 3 रेज़ टू पावर 3/2 और ये p स्क्वायर पीछे चला गया p स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ p, इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमारी दूसरी समस्या है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा। पहले हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, अब हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे और इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो बीटा की वैल्यू को निकालने के लिए जैसा हम जानते हैं, अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो p स्क्वायर बाय 2m होती है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो p स्क्वायर जो है वो 2me के बराबर हो गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, इसको यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे p स्क्वायर तो ये होगा 2p dp और 2m कांस्टेंट है, e का डिफरेंशिएशन de। यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, dp निकालना है तो p नीचे आ गया। नाउ इट इज mde और इस p की जो वैल्यू है 2me लिख सकते हैं और स्क्वायर है तो ये अनरूट हो जाएगा, तो अनरूट 2me। अब इसमें यदि हम इसको अनरूट में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं अनरूट m स्क्वायर। तो जब आप अनरूट m स्क्वायर करेंगे तो एक m इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडरूट m अपॉन 2e इंटू डी। तो फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आई dp इट इज इक्वल टू अंडरूट m अपॉन 2e इंटू डी। तो ये जो dp की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास ये आ गया ne। अब इसको चेंज हो गया, ये पहले p की फॉर्म में था, अब हम e की फॉर्म में लिख रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइंग इन द इंटरवल, एनर्जी जो है वो e की फॉर्म में, e इट इज इक्वल टू 4 पाई n, ये पहले से सेम है, बीटा बाय 2m। यहां पे p स्क्वायर था, p स्क्वायर की वैल्यू हमने लिखी है 2me और ये e रेज़्ड पावर माइनस बीटा p स्क्वायर बाय 2m और साथ में था dp। तो dp की ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है उस वैल्यू को हमने यहां पे पुट कर दिया है। अब यहां से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो यदि हम अलग कर लें, यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास ये 4 है और ये अंडरूट 2 है, यहां से इसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा। ये पाई वाली टर्म जो है ये हमारे पास एक ये है, एक ये है, ये आपस में कैंसिल होगा। जो टर्म्स हैं वो आपस में कैंसिल होने के बाद हमारे पास ही बचेगा 2n अपॉन पाई। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 2n अपॉन अंडरूट पाई, बीटा रेज़्ड पावर 3/2, e रेज़्ड पावर 1/2 और e रेज़्ड पावर माइनस बीटा e, p स्क्वायर बाय 2m को फिर दोबारा से e लिख दिया, बीटा e इंटू डी। तो ये इसमें सारी टर्म्स जो हैं वो एनर्जी की फॉर्म में आ गई। इसका मतलब ये एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो E और E प्लस DE के बीच में लाई करते हैं, ये बोल्ट्जमैन लॉ है। वो ये कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स या n मॉलिक्यूल्स, कोई भी सिस्टम हमारे पास आइडियल गैस का, उसमें जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम 3/2n kBT लिखते हैं, जिसमें kBT जो है इट इज कॉल्ड एज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो जो टोटल एनर्जी है 3/2n kBT, ये होनी चाहिए 0 टू इन्फिनिटी। जितने हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एनर्जी से और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो जो टोटल एनर्जी है उसको लिखने के लिए E और ये NEDE की जो ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू निकाली थी उस वैल्यू को हमने यहां पे पुट कर दिया। यहां से जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर निकाल दिया और फाइनली ये हमारे पास रह गया इंटीग्रेशन e रेज़्ड पावर 3/2
और एक ये है, एक e रेस्ट पावर 1/2 है, ये ऐड हो जाएगा e3/2 e रेस्ट पावर माइनस बीटा e इंटू डी। तो इस इक्वेशन को, इस इंटीग्रेशन को यदि हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टैंडर्ड फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला है 0 to infinity x रेस्ट पावर 3/2 e रेस्ट पावर माइनस ax इंटू डी एक्स। यदि इस फॉर्म में हमारे पास कोई इक्वेशन फॉर्मूला हो जिसको इंटीग्रेट करना हो तो ये होता है 3/4 पाई a रेस्ट पावर 5 रेस्ट पावर 1/2। तो यहां हमारे केस में जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, यहां पे जो a कांस्टेंट है वो बीटा है, जो a है इसको कंपेयर करें तो वो बीटा है। तो सिंपली हमें इस फॉर्मूले में a की जगह जो है वो बीटा को रिप्लेस करना है। तो ये हो गया 2n/√पाई बीटा रेज़ पावर 3/4, ये फॉर्मूले में 3/4 था, ये सेम आ गया पाई बीटा रेज़ टू 5 और 1/2। यहां से जो टर्म जो है वो आपस में ये √पाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, 2 ये 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल होगा, ये 3 जो है वो इसके साथ कैंसिल होगा, और फाइनली हमारे पास ये n जो है ये n इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रहेगा kbt इट इज इक्वल टू 1/बीटा, और बीटा को ऊपर लेंगे देन बीटा इट इज इक्वल टू 1/kbt। तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। इस बीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में यदि हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा NEDE 2n/√पाई 1/kbt रेज़्ड पावर 3/2 e रेज़्ड पावर 1/2 e रेज़्ड पावर माइनस e/kbt इंटू डी। तो फाइनली ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NEDE मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उनको रिप्रेजेंट करता है इन द इंटरवल E एंड E प्लस DE। तो ये जो फाइनल फॉर्मूला है इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। तो कहीं आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को यदि हम डिस्कस करना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एनर्जी कितनी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, उसको पुट करके यहां से हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो अक्सर एग्जाम में भी पूछी जाती है, और आगे की जो भी एमबी स्टैटिस्टिक्स के बेस पर जो भी एनर्जी की, जो भी वेलोसिटी की कैलकुलेशंस हैं वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो आप यहां तक इस डेरिवेशन को, क्योंकि ये प्योरली मैथमेटिकल डेरिवेशन है, एक बार प्रैक्टिस करें ताकि आप इसको जो है वो ठीक से समझ पाएं। और आई होप कि डेरिवेशन आपको समझ आ गई होगी। यदि आपको ये मेरा लेक्चर जो है वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एचपाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब